चलिए, तो इस सेक्शन में हम लोग देखते हैं रीजनलिज्म को, कि रीजनलिज्म का इमर्जेंस क्या है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो, उसका फॉर्मेशन कैसे है ना, क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनलिज्म में आता है क्या, तो इसमें कह रहा है रीजनलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस सोशियो पॉलिटिकल फोर्स इन कंटेम्प्रोरी इंडिया। एक तो हमने देखा कम्युनलिज्म को, है ना, कि वो कैसे इमर्ज होता है, कैसे काम करता है। अब देखते हैं क्षेत्रीयता रीजनलिज्म को। व्हाट इज द रीजनलिज्म? अपने पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को लेके आपके अंदर जो प्राइड है। अब प्राइड होने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शुरू रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है कि प्राइड होना अच्छी चीज़ है, लेकिन जब ये प्राइड नेशनल इंटीग्रेशन और नेशन के यूनिटी और सिक्योरिटी पे ओवरलैप कर जाता है या ओवर कर जाता है, तो उस कंडीशन में या फिर मान लो ये रीजनलिज्म का दूसरा फॉर्मेशन क्या है कि किसी दूसरे रीजन के लोग जब आपके रीजनलिज्म के कारण, है ना, वो डरे हुए महसूस करें, वो घबराए हुए महसूस करें, तो वहाँ पे परेशानी शुरू होती है। और ये रीजनलिज्म को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको भी आप समझने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो रीजनलिज्म वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशियो पॉलिटिकल फोर्स इन कंटेम्प्रोरी इंडिया, ठीक है। इट रेफर्स टू पीपुल स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट टू देयर ओन रीजन। आप अगर असम के हो और आपको प्राइड है अपने असमिया होने पे, तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है ये। अगर कोई मणिपुर का है, उसको प्राइड है अपने मणिपुर के होने का। अगर कोई बिहार का है, उसको प्राइड है अपने बिहार के होने का। तो ये रीजनलिज्म गुड फेथ में जा रहा है। बट अगर आपको किसी को एक्सक्लूड करते हो कि आप चूंकि बिहारी हो इसलिए महाराष्ट्र नहीं आ सकते हो, आप असमीज हो इसलिए महाराष्ट्र नहीं आ सकते हो, कर्नाटका नहीं आ सकते हो, तमिलनाडु नहीं आ सकते हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। तो रीजनलिज्म कुछ एस्पेक्ट में अच्छा है, कुछ एस्पेक्ट में बहुत बुरा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रीजनलिज्म? तो इट रिफर्स टू पीपल टू ए स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट टू देयर ओन रीजन स्टेट कंपेयर टू द नेशन एंड होल। आप अगर भारतीय होने में अच्छा महसूस करते हो और उससे भी ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो कि आप नागा हो, आप अरुणाचल से हो, आप सिक्कीमीज़ हो, आप असमीज़ हो, आप बिहारी हो, आप बंगाली हो, तो दैट इज़ द पॉइंट। ऑफ्टन इंक्लूड्स डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी रिकॉग्नाइजेशन और एस्पिरेट स्टेटहुड, ठीक है। वही जो बात कह रहा था, बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर लैंग्वेज, थोड़ा ज़्यादा ये मोटा है, बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर लैंग्वेज हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना, कि ये रीजनलिज्म कल्चर लैंग्वेज हिस्ट्री और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन तमाम चीज़ों से मिलकर बना होता है। रीजनलिज्म इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपने रीजन को लेके काफ़ी प्राइडली फील कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइज्ड हो, तो उस कंडीशन में गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसीज़ में तो आपको सुना ही जाएगा। इट कंसिस्ट विथ कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म एंड सोशल एम्पावरमेंट कॉम्प्लेक्स वे। अब यहाँ पे क्या है कि रीजनलिज्म इसके साथ मिलकर काम कर सकता है, सेकुलरिज्म सोशलिज्म कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म और सोशल एम्पावरमेंट। तो सोशल एम्पावरमेंट में भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा कि एक पर्टिकुलर रीजन को लेके आप एक वॉइस बनते हो मार्जिनल पीपल के लिए, है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या है कि आप उनकी आवाज़ बनते हो, एक ऑर्गेनाइज करते हो, रिप्रेजेंटेशन देते हो, तो रीजनलिज्म कुछ उस मामले में अच्छा है। फिर कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म अटैच हो जाता है कि कोई मान लो माइनॉरिटी है ना, और माइनॉरिटी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रह रहा है, तो आप उसको अगर यूनाइटेड कर देते हो, उसके अंदर अवेयरनेस पैदा करते हो, तो कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म अटैच हो गया। उसी तरह से सेकुलरिज्म को लेके भी है कि सेकुलरिज्म और रीजनलिज्म भी अटैच हो सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं समाज को एम्पावर्ड करने के लिए, इसमें यूज किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग रीजनलिज्म इज क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग इंडियाज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो इंडिया में अगर रीजनलिज्म की बात करेंगे तो इसका इमरजेंस और इसमें चूँकि बहुत डाइवर्स है इंडिया, है ना। तो अब यहाँ देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन। रीजनलिज्म मीन्स एक्सेसिव लॉयल्टी टू पर्टिकुलर रीजन एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, कि आप अपने पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को लेके काफ़ी
लॉयल हो और ये कहलाना बहुत प्राइडली पसंद करते हो कि मी मराठी मानुस, है ना। तो ये फेमस होता है कि इट इज़ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल फेनोमिनन रूटेड इन ग्रुप आइडेंटिटी, है ना। ये ग्रुप आइडेंटिटी अभी अभी देखने को ये मिला था क्या, कि जो महाराष्ट्र में या फिर जो कर्नाटका में कहा जा रहा है कि कन्नड़ आएगा तो कर्नाटका में रहिए नहीं तो जाइए। तो एक साइकोलॉजिकल फेनोमिनन है कि आपको ग्रुपिंग का ये एक आइडेंटिटी देता है कि हम लोग मराठी हैं, हम लोग कन्नड़ हैं, या हम लोग बिहारी हैं, या हम लोग असमीज़ हैं। तो ये वाला है। कैन मैनिफेस्ट एज डिमांड ऑटोनॉमी, सेपरेट स्टेटहुड और मोर रिसोर्सेस। अब इसमें क्या है कि ये जो रीजनलिज्म है इसमें मल्टीप्लेयर, जैसे कि गोरखालैंड की मांग चल रही है, दार्जिलिंग और उसके सराउंडिंग के एरिया को मिला के, है ना। सेपरेट स्टेटहुड इसमें जैसे कि अभी कहाँ हुआ था, झारखंड में एक झारखंड स्टेट बना, या फिर आप देखते हो कि आंध्र प्रदेश इनिशियल आफ्टर इंडिपेंडेंस आंध्र प्रदेश अलग हुआ लैंग्वेज को लेके, तो कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड बाय रीजनलिज्म ही था। या छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो उसको लेके एक रीजन को लेके एक स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट आया, तो ये देखने को मिलता है। अनलाइक नेशनलिज्म इज प्रायोरिटाइज द रीजन ओवर द नेशन। तो अगर आप इसमें रीजनलिज्म का एक बेनिफिट क्या है कि पर्टिकुलर उस एरिया को आप प्रायोरिटी में नेशनल मीडिया के सामने या पॉलिसी मेकर्स के सामने आप रिप्रेजेंट कर पाते हो। रीजनलिज्म रिफ्लेक्ट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग बेस्ड ऑन लोकल लैंग्वेज कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो रीजनलिज्म का जो सेंस है वो आता है कि एक जोग्राफिकल एरिया से आप बिलोंग करते हो, वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोलते हो और वहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन फॉलो करते हो, दैट इज ये बिलोंगिंगनेस है रीजनलिज्म का। इट सेव्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। और इंडिया में तो ये मेजोरिटी में देखने को मिला है कि हर रीजन का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो अपने अपने तरह का, अपने अपने स्टाइल से वो बिहेव करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं रीजनलिज्म इंडिया के पॉलिटिक्स को हैविली इफेक्ट करता है, हैविली, है ना। अब है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप देखोगे कि हमारे पास एंशिएंट से ही ये रूट रहा है। कैसे? इंडिया इज ऑलवेज बिन लैंड मल्टीपल रीजन्स, लैंड ऑफ मल्टीपल रीजन कल्चर एंड आइडेंटिटीज़, है ना। अलग अलग डायनेस्टी, छोटी छोटी डायनेस्टी रहती थी। राजस्थान में कोई डायनेस्टी है, वो यूपी बिहार में कोई सी डायनेस्टी है, असम में कोई सी डायनेस्टी है, साउथ में कोई और डायनेस्टी थी। तो ये एक रीजनल एरिया ही था। हिस्टोरिकल किंगडम आर रीजन एंड डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस, है ना। जो कर्नाटका का एरिया, आंध्रा का एरिया, उसमें अलग लैंग्वेज वाले किंगडम थे। जो बंगाल का एरिया है उसमें अलग लैंग्वेज वाले किंगडम थे। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन था। कॉलोनी रूल डिपेंड डिवीजन विद डिवाइड एंड रूल। तो कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ कि एक तो हिंदू मुसलमान किया गया, कम्युनल डिवीजन किया गया, इसके अलावा रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि इंडिया को हर तरह से ब्रेक डाउन किया जा सके, वो यूनाइटेड ना हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से भी इमर्ज करता है। ब्रिटिश इनकरेज लिंग्विस्टिक एंड रीजनल आइडेंटिटी टू वीकेन नेशनल यूनिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री वेयर ड्रॉन टू ब्रिटिश कन्वीनियंस नॉट फॉर लोकल नीड्स। जैसे बंगाल का पार्टीशन ब्रिटिश ने अपने कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, या अदर सेपरेट अलग अलग पार्ट बनाए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं था कि वो लोकल मैटर को लेके, है ना, कि लोकल नीड्स क्या थी या लोकल एक लैंग्वेज के लोगों को एक स्टेट में करके रखा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उसने बहुत सारे पार्टीशन किए थे ताकि यूनाइटेड ये लोग ना हो सके। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन प्लांट सीड्स और रीजनल इनइक्वालिटीज़। और कुछ एरिया जो है वो प्रायोरिटी में उसके रहे, वहाँ पे ज़्यादा लूटा गया, कुछ एरिया को कम लूटा गया। दिस हिस्टोरिकल लेगेसी स्टिल शेप्स रीजनल एस्पिरेशन टुडे। तो बाद में क्या हुआ, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास ये समस्या आ गई कि कोई एरिया बहुत पीछे छूट गया, कोई उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा एडवांस था, तो ये एक समस्या आ गई थी। तो रीजनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एंशिएंट में भी था, मेडाइवल में भी था और कॉलोनियल पीरियड में भी था। और रीजनलिज्म कह रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस में क्या है कि हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स बहुत ज़्यादा था, 560 प्लस था। तो उस प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन किया गया। तो अब और जो ब्रिटिश के अंडर था उसको भी, तो सबके लिए क्या हुआ, कॉमन सिटीजनशिप आया, ताकि एक इंडिया में यूनिटी का एक फीलिंग आए। तो हाउएवर लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी। तो इसीलिए ये कॉमन सिटीजनशिप आया था। अब यहाँ पे है कि लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटीज़।
चूँकि इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेज बोले जाते हैं, हर स्टेट के पास अपना एक लैंग्वेज है, और जो लार्जर स्टेट है उसके पास अपने कई लैंग्वेजेज हैं। आप यूपी चले जाओ तो वेस्टर्न यूपी में जो लोग बोलते हैं वो ईस्टर्न वाले नहीं समझ पाते हैं, ईस्टर्न वाले जो बोलते हैं वो वेस्टर्न वाले नहीं समझ पाते हैं। बिहार में आप चले जाओ, जो भोजपुरी बोलते हैं वो कोई और लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, है ना। बंगाल में आप जो बंगला बोल रहा है उड़ीसा नहीं समझ, उड़िया नहीं समझ रहा है, उड़िया वाला बंगला नहीं समझ पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम था, तो इसलिए रीजनल आइडेंटिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्ली डिमांड्स फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट, और जब देश की आज़ादी हुई थी, वो पट्टालू रमालू जो थे उन्होंने अनशन किया था, आमरण अनशन फास्ट, और उनकी डेथ हो गई थी 1958 में। फिर आंध्र प्रदेश बना कर्नाटका से अलग होके, कैसे कि कन्नड़ भाषी के लिए अलग स्टेट होगा और तेलुगु की लैंग्वेज के लिए अलग स्टेट बनाया जाएगा। तो यहाँ से ये हुआ कि कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड इन रीजनलिज्म ही था। तो स्टेट, उसके बाद क्या हुआ, फिर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आया 1956 में, और फिर गुजरात महाराष्ट्र से अलग हो गया, फिर पंजाब हरियाणा का इमरजेंस हुआ, फिर नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हो कि असम से अलग अलग अरुणाचल निकला, मेघालय निकला, नागालैंड निकला, फिर मणिपुर, ये तमाम स्टेट निकलते गए। तो ये कहीं ना कहीं रीजनल इंस्पिरेशन ही था इनका। न्यू रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज टू रिप्रेजेंट लोकल इंटरेस्ट। ये तो नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हो कि हर स्टेट के पास एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने रीजन के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करना पसंद करती है। न्यू रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज टू रिप्रेजेंट लोकल इंटरेस्ट। सिक्किम में सिक्किम की पार्टी है, वो उनकी जो है तो कम ही, असम को आप छोड़ दो तो, और रेस्ट ऑफ में जो है वो कहीं ना कहीं लोकल जो कोई पार्टी थी, बाद में वो कांग्रेस या बीजेपी में विल उनका डिसॉल्व करके, वो अलग चीज़ है। रीजनलिज्म बिकम ए इन्वेटिबल इन ए वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री। तो हमारे लिए, चूँकि हमारा जो एरिया है जोग्राफिकली, वो काफ़ी चैलेंजेबल है ना, बहुत डाइवर्स है। तो यहाँ पे रीजनलिज्म ऑब्वियस सी बात है कि डेवलप होना ही होना था। इट इन्फ्लुएंस्ड फेडरलिज्म एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इंडिया, है ना। तो इसमें हम लोग इसका फ़ायदा भी उठाए, और इसके कुछ जो निगेटिव इम्पैक्ट थे वो भी हमारे ऊपर पड़ा। अब है कि टाइप ऑफ रीजनलिज्म क्या क्या है। एक है, पहला हमारे पास आता है सुपर स्टेट रीजनलिज्म। ये अच्छा चीज़ है, सुपर स्टेट रीजनलिज्म। इसमें कोई और कलर होता तो मज़ा आ जाता, पीला वाला दिखेगा ज़्यादा। ये तो दिख ही नहीं रहा है, ब्लू, हाँ ब्लू वाला दिखेगा, ठीक। तो सुपर स्टेट रीजनलिज्म है, तो कई स्टेट जब आपस में ग्रुप बना लेते हैं तो उसमें ये देखने को मिलता है कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ स्टेट यूनाइट ओवर कॉमन इंटरेस्ट अगेंस्ट अदर्स, तो इसको कहते हैं सुपर स्टेट रीजनलिज्म। दूसरा होता है इंटर स्टेट रीजनलिज्म, कि जब दो स्टेट के बीच में किसी मैटर को लेकर डिस्कस डिबेट हो जाए, राइट। जैसे नागालैंड और मणिपुर के बीच में देखने को मिला था, जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में रिवर को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, पंजाब हरियाणा में ये हो जाता है कभी कभी। उसके अलावा क्या, इंटर स्टेट रीजनलिज्म, कि जब स्टेट के अंडर ही, व्हेन ए सब रीजन विथ ए स्टेट डिमांड्स ऑटोनॉमी और सेपरेट आइडेंटिटी, जैसे महाराष्ट्र से कहा जा रहा है एक अलग स्टेट विदर्भ बनाया जाए, जैसे गोरखालैंड की बात की जा रही है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, कि दार्जिलिंग में और 2-3 इस डिस्ट्रिक्ट को मिला के, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट रीजनलिज्म। अब है पेरीफेरल रीजनलिज्म, कि जब बॉर्डर रीजन शोइंग सेपरेटिस्ट टेंडेंसी ड्यू टू निगलेक्ट, ये भी कुछ कुछ आपको देखने को मिलता है कि कोई बॉर्डर एरिया में, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में भी आप देख सकते हो और पंजाब के एरिया में भी आप देख सकते हो, या कश्मीर में भी ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोई सेपरेटिस्ट होता है जो उस सोसाइटी, पर्टिकुलर उस एरिया के लोगों को आप निगलेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या पॉलिसी मेकर्स के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे पेरीफेरल रीजनलिज्म को का इमरजेंस होता है। इस टाइप ऑफ हैज़ डिस्टिंक्ट इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस एंड यूनिटी, दिस फॉर्म ऑफ्टन ओवरलैप इन प्रैक्टिस। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो मल्टीपल लेयर आपने देखा, सुपर स्टेट रीजनलिज्म एक ग्रुप बन गया, इंटर स्टेट रीजनलिज्म एक स्टेट का दूसरे स्टेट से पंगा हो जाएगा। इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म क्या है, सब रीजन बना लिया, गोरखालैंड, विदर्भ इस तरह की मांग कर रही है, हरित प्रदेश, मिथिलांचल, हर स्टेट में 2-4 स्टेट बनाने की मांग हमेशा पेंडिंग में पड़ी रहती है। गवर्नमेंट को तय करना होता है कि क्या करना है। अब है
ज्योग्राफिकल कॉज क्या है रीजनलिज्म का? तो इंडिया अनइवन ज्योग्राफिकल शेप्स रीजनल आइडेंटिटीज। चूंकि इंडिया बहुत बहुत लार्ज वास्ट कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, तो उसमें आप देखते हो कि ये एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है कि एक जैसे लोग, होमोजीनस लोग नहीं है, एक लैंग्वेज नहीं बोली जा रही है, तो obvious सी बात है जोग्राफिकली एक जैसे नहीं है, बहुत चैलेंजेबल सिचुएशन है। तो यहाँ से रीजनलिज्म शेप लेता है। तो ज्योग्राफी भी हमारे रीजनलिज्म को शेप लेने में काफ़ी सपोर्ट करती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉज में से एक है। लेटर स्टेट में क्या है कि महाराष्ट्र और गोवा और सिक्किम, तो एक स्टेट तो बहुत बड़ा है, यूपी, महाराष्ट्र, ये सब बड़ा बड़ा स्टेट है। दूसरा क्या है कि गोवा और सिक्किम काफ़ी छोटे छोटे स्टेट है। तो अपने आप की और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए भी इन लोगों के साथ मजबूरी होती है कि ये रीजनलिज्म को सपोर्ट करें और रीजनल बिहेवियर दिखाएं, राइट। सब रीजन्स विद इन स्टेट फील नेग्लेक्टेड इन डेवलपमेंट। अब ये जो सब रीजनलिज्म है कि पर्टिकुलर किसी एक स्टेट का कोई, जैसे कि मान लो पहले यूनाइटेड बिहार था, है ना, तो उसमें जो ट्राइबल थे वो झारखंड में रहते थे, तो उनको निगलेक्ट किया जा रहा था डेवलपमेंट के प्रोसेस में, पॉलिसी मेकिंग में। तो उन्होंने अपना स्टेट बनाने का डिमांड रखा और शिबू सोरेन ने एक झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया और फिर बाद में झारखंड स्टेट बन गया। डिफ़िकल्ट टेरेन, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आप ये प्राय देख रहे हो, है ना, कि अब कोई ट्राइब है एकदम बॉर्डर लाइन पे, अब उसका मेन लैंड से बहुत रेयर कनेक्शन है या कैपिटल सिटी से, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि आइसोलेट कर दिया गया है हमें। तो उस कंडीशन में भी ये अपनी रीजनल आइडेंटिटी को बचाने के लिए यूनाइटेड हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, कई जगह पर ये भी देखने को मिला है, खास करके छत्तीसगढ़, झारखंड के एरिया में, उड़ीसा के एरिया में, कि नेचुरल रिसोर्स जो है उसका यूटिलाइज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, कोल, ऑयल, रिवर, इन तमाम चीज़ों का, और वहाँ के जो लोकल है उनको कुछ मिल नहीं रहा है बदले में। तो इसके लिए भी ये रीजनल अपने आप को क्षेत्रीयता की भावना से, रीजनल इमोशन से अटैच कर लेते हैं और अपनी आइडेंटिटी उस फॉर्मेट में वो शो करने लगते हैं। बॉर्डर एरिया ऑफ्टन फील कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम स्टेट कैपिटल्स, ये भी देखने को मिला है कि चूंकि जो स्टेट कैपिटल है, खास करके मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़े स्टेट को लेते हैं महाराष्ट्र, तो मुंबई जो है उसका कल्चर, लाइफ स्टाइल अलग है, और इंटायर महाराष्ट्र में एकदम कोई इंटीरियर इलाके में है, रूरल एरिया में है, वहाँ का लाइफ स्टाइल, कल्चर, सोसाइटी डिफरेंट होता है। तो उस कंडीशन में लोग अपने आप को एक आइडेंटिटी से जोड़ने के लिए एक रीजनल आइडेंटिटी बना लेते हैं, इमर्ज हो जाता है। ज्योग्राफी द फ्यूल्स एस्पिरेशन ऑफ ऑटोनॉमी, तो हमारी जो ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं रीजनलिज्म को बढ़ावा देने में फ्यूल का काम करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, कल्चरल एंड लैंग्विस्टिक कॉज। ये मेजर कॉज है कि हर 200-300 किलोमीटर में इंडिया में कल्चर, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। कैसे? तो इंडिया का कल्चर क्या है, काफ़ी डाइवर्स और फॉस्टर रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एकदम डाइवर्स है। आप देख रहे हो कश्मीर से कन्याकुमारी, ना भाषा मिल रही है, ना खान पान मिल रहा है, ना रहन सहन मिल रहा है, ना बोलचाल मिल रही है, व्हाटएवर, ना पहनावा मिल रहा है, ना होमोजीनस हम लोग हैं, ना एक जैसे दिखते हैं, ना एक जैसे खाते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो है ये रीजनलिज्म को प्रमोट करता है, उसका सपोर्ट करता है और उसको फ्यूल देता है। ईच स्टेट हैज़ प्राइड इन इट्स लैंग्वेज, फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशन। ये बात भी है, रीजनलिज्म को इसे ही बढ़ावा मिलता है कि बंगाल को प्राइड है कि वो काली पूजा करता है, तो केरल को प्राइड है कि ओनम वहाँ पे होता है, बिहार को प्राइड है कि छठ पूजा होता है, महाराष्ट्र को प्राइड है गणपति महोत्सव होता है। तो ये जो प्राइडनेस है, जैसे कि कोई भी इंडिया में खास करके आप फेस्टिवल बोलोगे स्टेट याद आ जाता है, बिहू तो असम में, ओनम तो केरला में, छठ तो बिहार में, राइट। अब गणेश चतुर्थी तो महाराष्ट्र में। तो एक ये कल्चरल भी कहीं ना कहीं आपको एक रीजनलिज्म को बढ़ावा देता है। तो लैंग्वेज, कल्चर, फेस्टिवल, ट्रेडिशन, ये सब भी कॉजेज में से हो रीजनलिज्म के आएंगे। लैंग्वेज बिकम द प्राइमरी बेसिस ऑफ स्टेट रिकॉग्नाइजेशन 1950। आपने देखा था 1950 के बाद जो लैंग्वेज के बेसिस पर आंध्र प्रदेश कर्नाटका से अलग हुआ, महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ, पंजाब, हरियाणा, फिर ये सब सेपरेट स्टेट जो बने, ये सब लैंग्वेज बेस पे बने। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज हो जाता है।
रीजनलिज्म पार्टीज ऑफ्टन यूज कल्चरल प्राइड फॉर मोबिलाइजेशन। ये भी देखने को मिला है कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं ये कल्चरल प्राइड है ना, लोगों को अपने स्टेट का कल्चरल प्राइड को यूज करते हैं किसके रूप में, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के रूप में, पॉलिटिकल सपोर्ट के फॉर्मेट में। कल्चरल आइडेंटिटी स्ट्रेंथन इमोशनल बॉन्ड विथ द रीजन, कि वो जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे कि आप बिहू के टाइम में पूरे असम में आओ तो आपको एकदम पूरा छुट्टी छुट्टी जैसा माहौल लगेगा, हर जगह बिहू के गीत बज रहे हैं, डांस हो रहा है। छठ में आप बिहार जाओ तो पूरा एकदम अजीब सा लगेगा, पूरे बिहार में गाने बज रहे हैं, 4 दिन का जो फेस्टिवल होता है और हर जगह छठ का एटमॉस्फेयर है। इसके अलावा कोई डिस्कशन, कोई चर्चा नहीं हो रही है, नो पॉलिटिक्स, नो कोई एक्टिविटी नहीं, सिर्फ छठ छठ और छठ। उसी तरह से गणेश चतुर्थी में आप महाराष्ट्र जाओ तो वहाँ पे आप देखोगे कि उस 4-5 दिनों में तो कुछ नहीं, गणपति बप्पा मोरिया। फिर ओणम में वहीं केरला में, तो कहीं ना कहीं ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है ये यूनाइट करती है और रीजनलिज्म को ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ देती है। लैंग्वेज बेस्ड समटाइम्स क्रिएट, तो लैंग्वेज बेस्ड जो है ये अलगाव, जो अलग होना है ना, ये भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज ये जो है वो करता है। जैसे मराठी, नॉन मराठी, तो आप मराठी हैं तो वहाँ पे रीजनलिज्म हो जाता है कि क्या आप महाराष्ट्र में हो, मराठी नहीं बोल पा रहे हो तो आप यहाँ के नहीं हो, तो इससे इसको बढ़ावा मिलता है, तो ये कॉज इसमें आएगा। वाइल कल्चरल प्राइड इनकरेज डाइवर्सिटी इट ऑल्सो चैलेंज नेशनल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होता है, जहाँ से आप नेशनल इंटीग्रेशन को चैलेंज कर देते हो। कल्चरली प्राइड होना, अपने रीजन पे प्राइड करना बुरी बात नहीं है, बट जब आप किसी दूसरे रीजन के लोग को कंपेयर करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराते हो या अपने रीजन के एरिया को या अपने आप को नेशनल उससे भी ऊपर रखते हो तो गड़बड़ शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉज क्या है इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म का, तो यूनिक अनइक्वल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ब्रीड्स डिसकंटेंट। ये भी रीजनलिज्म का है कि मान लो कि अनइक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, पर्टिकुलर उसी स्टेट का कोई सा एरिया है, अगर इंटर स्टेट की बात करें तो वो डेवलप हो गया। फॉर एग्जांपल रांची झारखंड में बहुत डेवलप्ड सिटी है, बट झारखंड के आप चले जाओ कोडरमा, चाईबासा या फिर कहीं और लोहरदग्गा, तो उस एरिया में आप देखते हो, मैं आपको इसलिए नेशन वाइड बातें कर रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में आपको उलझ के नहीं रहना है। अगर आप असम में ही देखो तो गुवाहाटी का जो डेवलपमेंट है, जो अपर असम का डेवलपमेंट है, वो लोअर असम का डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो अनइक्वल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है इसमें भी रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। समटाइम्स रीजन्स फील एक्सप्लॉइटेड वाइल अदर ग्रोज फास्टर। एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो महसूस करता है कि भाई मैं पीछे छूट रहा हूँ। जैसे बीमारू स्टेट वर्सेस साउथ इंडिया। अब बीमारू स्टेट क्या होता है, व्हाट इज बीमारू स्टेट, तो वो स्टेट जो इकोनॉमिकल ग्रोथ में पीछे छूट गए, जैसे बिहार, जैसे झारखंड, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे राजस्थान, जैसे छत्तीसगढ़, है ना, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं। अब कोस्टल एरिया वाले जो स्टेट हैं, है ना, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, ये सब रिच स्टेट हैं। अब जैसे कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने तय किया है कि आफ्टर सम टाइम 10 ईयर 5 ईयर में तमिलनाडु के बजट को 1 ट्रिलियन ले जाएंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते, तमिलनाडु का बजट 1 ट्रिलियन जाएगा, जो कि स्टेट, ये बीमारू स्टेट है, इन स्टेट्स का जो बजट है वो कुछ लाख तक ही अभी पहुंच पाया है। किसी का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख, किसी का 1.5 लाख, ये फॉर्मेशन है इनका। तो ये रीजनलिज्म को बढ़ावा देने में काफ़ी वो होता है कि कोई स्टेट इतना आगे चला गया और कोई स्टेट इतना पीछे रह गया, तो कहीं ना कहीं तो वाइस नष्ट हुआ है पॉलिसी मेकिंग में। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के लोग बहुत आगे बढ़ गए, और लोग हर जगह के मेहनती होते हैं। अगर नहीं मानते हो इस बात को तो फिर यूरोप वाली वो थ्योरी मान लो कि जो वाइट होते हैं वो बेटर हैं और जो ब्लैक होता है वो बेटर नहीं है।
तो यूरोपियंस तो 200 साल तक ये समझाते रहे हम लोगों को, हम लोगों ने नहीं माना। तो फिर ये मानना कि जो रिच स्टेट है वहाँ के लोग बेहतर थे, ऐसी बात नहीं है। पॉलिसी मेकिंग में गड़बड़ी हुई है और सबको बैलेंस करके नहीं चला गया। ज्योग्राफी ने कुछ चैलेंजेस दिए, कुछ पॉलिसी मेकिंग में चैलेंजेस रहे, कुछ लीडरशिप क्वालिटी अच्छी नहीं आई और वो पिछड़ गया। हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि आपने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया, कोई गाइड नहीं किया और आपके फाइनेंशियल या फैमिली इशूज रहे, इस कारण से आप वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ आपके साथ का कोई लड़का पहुँच गया। उसने सही राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिए, फैमिली ने सपोर्ट कर दिया और राइट गाइडेंस उसको मिल गया, वो निकल गया। तो दैट इज़ द इमरजेंस ऑफ स्टेट, पर्सन, सोसाइटी, ये सब में लागू होता है। अब कह रहा है कि निग्लेक्ट इन प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन डिपेंड्स इनइक्वालिटीज। रिसोर्स का प्लानिंग, अभी जैसे कि एक आपको चीज़ जानने को मिलेगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी कि कोई भी जो रॉ मटेरियल है, कोयला है, आयरन एलॉय है या और भी चीज़ें हैं, वो पेन इंडिया सेम रेट पे अवेलेबल कराया जाएगा। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल झारखंड से कोयला निकल रहा है और कोयला पहुंच रहा है महाराष्ट्र, तो ये गवर्नमेंट उसी रेट पे कोयला आपको महाराष्ट्र में देगी जिस रेट पे वो कोयला झारखंड में मिलेगा। अब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो वहाँ का लोकल है, जिसके पास अपना लैंड है, तो वो फिर झारखंड में प्लांट क्यों लगाएगा? वो पावर प्लांट लगा देगा महाराष्ट्र में, वो स्टील प्लांट लगा देगा कहीं और, उड़ीसा से आयरन एलॉय लेगा और स्टील प्लांट लगाएगा कहीं जहाँ उसको सस्ती ज़मीन मिलेगी। इससे गड़बड़ हुआ सारा। और बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेकिंग टाइम टू टाइम आते रहेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। जहाँ फर्टाइल लैंड है वहाँ उसकी प्राइस हाई होगी, और जहाँ लैंड की फर्टिलिटी बहुत कम है वो लैंड का प्राइस काफ़ी कम होगा। प्लांट वहाँ लग गया, रॉ मटेरियल उड़ीसा झारखंड से आ रहा है, लेबर बिहार यूपी से आ रहा है, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ से क्या प्रॉब्लम हुआ कि ना झारखंड उड़ीसा का डेवलपमेंट हुआ, जहाँ से लेबर आ रहा है वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट कहाँ का हो गया? जहाँ प्लांट लगा था वहाँ पे। लैंड के प्राइस हाई हो गए, टैक्सेशन उस स्टेट का बढ़ गया और इससे फायदा हो गया। इसको रोकेगा कौन? जीएसटी। 10 सालों में, 15 सालों में, क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड है ये। निग्लेक्ट इन प्लानिंग एंड रिसोर्स। अब यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स इनकरेज रीजनलिज्म फॉर इलेक्ट्रल गेंस। ये भी देखने को मिला है कि पॉलिटिकल लीडर्स को तो अंतिम क्या इलेक्शन जीतने से मतलब है, तो वो जो रीजनलिज्म है उसको इनकरेज करेगा, क्योंकि उसके लिए चुनाव जीतना आसान हो जाता है। उस पर्टिकुलर टेरेन में, उस पर्टिकुलर एरिया में वो कोई उस एरिया का कोई लोकल टॉपिक और मुद्दा उठा के, वो जो हो सकता है कि नेशन वाइड उस तरह का नहीं हो, डेवलपमेंट और ये और वो की बात करता तो हो सकता है हार जाएगा। तो यहाँ पे इनको फ़ायदा होता है, इसलिए ये रीजनलिज्म को प्रमोट करेंगे, बढ़ावा देंगे। क्रिएशन ऑफ ए स्मॉलर स्टेट ऑप्शन लिंक टू प्रॉमिस ऑफ बेटर गवर्नेंस। ये मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया कि इनिशियली ये कॉन्सेप्ट आया था जब 3 अलग स्टेट बने थे 2000 में ही बना था ना, हाँ 2000 में, है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो यहाँ पे ये थ्योरी दी गई थी कि स्मॉल स्टेट जो है वो बेटर गवर्नेंस दे पाएंगे। लेकिन पिछले 25 सालों के हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है झारखंड और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड को देख के कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा। ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था वो सक्सेस नहीं किया। झारखंड में भी कुछ अच्छी गवर्नेंस नहीं आ पाई, छत्तीसगढ़ में भी हमने कुछ ऐसा मतलब रिफॉर्म नहीं देखा और उत्तराखंड में भी नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इससे भी रीजनलिज्म उस समय इमर्ज हुआ था। अब तो अभी भी ये मैटर है। तेलंगाना भी गुड गवर्नेंस के बिहाफ पे ही बना था, जबकि कर्नाटका से आंध्रा अलग हुआ था लैंग्वेज बेसिस पे। अब आंध्रा से तेलंगाना अलग हो गया डेवलपमेंट के इशू पे। तो ये एक देखने को मिलता है। रीजनल पार्टीज राइज पावर बाय फोकसिंग ओनली ऑन लोकल इशूज, ओनली ऑन लोकल इशूज। तो रीजनल पार्टीज को नेशनल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मी मराठी मानुस, है ना, कि भाई सिर्फ मराठी जपते रहो, जब भी इलेक्शन आए हिंदी भाषी को भगाओ, नॉन मराठी को भगाओ, इलेक्शन जीत जाओ। तो उनके लिए तो ये बेनिफिट है, उनके लिए तो ये बहुत बेहतर ग्राउंड है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इससे भी रीजनलिज्म को मदद मिलती है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड पॉलिटिकल एम्बिशन कंबाइन टू फ्यूल रीजनलिज्म। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस,
है ना। तो ये सवाल ये है कि कोई अलग होने या अपने सेपरेट आइडेंटिटी की बात तभी करेगा ना जब उसको आप मेन स्ट्रीम में नहीं शामिल किए हो। पर्टिकुलर मान लो ये स्टेट है, इस एरिया का डेवलपमेंट एकदम हाईफाई हो गया है और ये एरिया पिछड़ गया है, छूट गया है पीछे, तो उस समय में इसकी तो रीजनल आइडेंटिटी इमर्ज करेगी ना। लेकिन अगर सबका आप डेवलपमेंट कर देते तो ये नहीं होता। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल एम्बिशन, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल एम्बिशन, कोई पॉलिटिकल लीडर इमर्ज किया और वो अलग अलग तरह का बहाना, कहानी, कविता बना के एक रीजनल आइडेंटिटी को क्रिएट करता है। अब है हमारे पास क्या कि अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, रीजनलिज्म के बढ़ने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उसको देखते हैं। कास्ट डोमिनेंस, regions where one caste dominance often show a strong regionalist tendency, है ना, कि एक पर्टिकुलर कोई कास्ट एक पर्टिकुलर एरिया में डोमिनेंस बनाए हुए है ना, कि ये मैतई है, ये नागा है, राइट, या ये अहोम है, या ये रेड्डी है। तो उससे भी अब ये पर्टिकुलर ये जो कास्ट फैक्टर है ये भी रीजनलिज्म को बढ़ाने में काफ़ी फ्यूल का काम करता है, तो टेंडेंसी रहती है। उसके अलावा क्या है, करिस्मेटिक रीजनल लीडर्स, कई बार ये भी देखने को मिला है कि एक पर्टिकुलर एक एरिया में वहाँ का जो रीजनल लीडर है वो काफ़ी करिस्मेटिक है, तो लोग उस एरिया के लोग उससे आइडेंटिफाई होने लगते हैं, यूनाइटेड होने लगते हैं। तो इससे भी इमरजेंस पर्सनल इन्फ्लुएंस मोबिलाइज मास, जैसे एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश, है ना। तो इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग और अपने आप को बताना शुरू करते हैं कि मैं एनटी रामाराव के स्टेट से हूँ, मैं हेमंता बिश्व शर्मा के स्टेट से हूँ। तो इस तरह की बातें की जाती है। तो यहाँ इससे भी जो रीजनलिज्म है उसको बढ़ावा मिलता है। अब फेल्योर ऑफ नेशनल प्लानिंग, कई बार ये देखने को मिला है कि नेशनल स्कीम फेल टू एड्रेस ग्रास रूट इनइक्वालिटीज़, कि आपने प्लान तो बनाया था, कोई भी प्रोजेक्ट आया, मान लो सौर घर योजना कि हर को सोलर प्लेट दिया जाएगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ग्रास रूट पे, पर्टिकुलर कुछ एरिया में हुआ, कुछ एरिया में नहीं हुआ। तो जिस एरिया में नहीं होगा फिर वही बात है, डेवलपमेंट उसका सही से नहीं हुआ, तो रीजनली अपने आप को कलेक्टिवली इकट्ठा कर लेंगे। माइग्रेशन एंड जॉब्स, कई बार ये भी रीजनलिज्म को बढ़ावा देता है। लोकल फियर आउटसाइडर टॉकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये भी देखने को मिला है कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो कहीं प्लांट लगा, जैसे पूना है या बेंगलोर में आप देखने को मिलते हैं कि इंडिया वाइड लड़के बेंगलोर जा रहे हैं। अब जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जिस स्टेट के लोगों के पास स्किल ज़्यादा है तो जाएंगे, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है हिंदी वाला एरिया ज़्यादा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, ये जो पूरा एरिया है वो हिंदी पट्टी है। अब इसके ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स हैं, अब वो पहुँच गए बेंगलोर। अब यहाँ का जो लोकल है उसको फियर डर होने लगा कि आउटसाइडर बहुत ज़्यादा आ चुका है, धीरे धीरे वहाँ लोग फ्लैट खरीद रहा है, रहना शुरू कर दे रहा है। तो इनको लग रहा है कि मेरी कल्चरल आइडेंटिटी चली जाएगी, मेरी लैंग्विस्टिक आइडेंटिटी जा रही है। तो इससे भी रीजनलिज्म जो है वो बढ़ता है। कॉरपोरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, पीपुल डिमांड न्यू स्टेट फॉर बेटर गवर्नेंस, ये तो मैंने बता दिया कि इसके कारण भी होता है। कभी जैसे कि गोरखालैंड की मांग चल रही है, इसके लेके यूनाइटेड हो जाएंगे, हम लोग एक अलग स्टेट बनाएंगे। यूपी में कहा जा रहा है कि उसको 4 स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग तोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र से कह रहा है कि विदर्भ का एरिया अलग करो, तो इससे भी रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। इथेनिक एंड ट्राइबल आइडेंटिटीज़, कई बार ये भी देखने को मिला है कि अपने ट्राइबल आइडेंटिटी, खास करके नॉर्थ ईस्ट में ये देखने को मिला है कि नागाज़ के लिए अलग स्टेट हो गया, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, रीजनल आइडेंटिटी है कि ये नागा हैं, नागालैंड से हैं, ये मैतई हैं, ये कुकी हैं, फिर रीजनल है, या फिर ये गारो है, ये खासी है, ये जयंतियाँ हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। एथेनिक और ट्राइबल आइडेंटिटीज़ के कारण भी रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। टुगेदर दिस क्रिएट फर्टाइल ग्राउंड फॉर रीजनलिस्टिक मूवमेंट्स, तो इन कारणों से भी रीजनलिस्टिक मूवमेंट बढ़ता है और उसको फर्टिलाइजेशन होता है उसका। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इंश्योर नेग्लेक्टेड रीजन गेट अटेंशन एंड डेवलपमेंट। कई बार ये देखने को मिला है कि अगर मान लो ये जो रीजनल एक्टिविस्ट नहीं हो, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो, तो ये जो निगलेक्टेड ग्रुप है
रीजन है, एरिया है, वो हमेशा निगलेक्ट ही रह जाता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पॉलिसी मेकिंग में, डेवलपमेंट के प्रोग्राम में। तो उसको ये बेनिफिट ये मिला कि इस रीजनलिज्म के इमरजेंस से कि इनको अटेंशन मिलना शुरू होता है और डेवलपमेंट का कम या ज़्यादा लेकिन काम स्टार्ट हो जाता है। खास करके आप ये देखोगे झारखंड वगैरह में देखने को मिलता है कि जब तक यूनाइटेड बिहार था तो यहाँ के जो ट्राइब्स थे उनके लिए बहुत मुश्किल था। अधिकारी बात नहीं सुन रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऊपर से पटना से मतलब बिहार में यूनाइटेड बिहार था। ये छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ भोपाल जब मध्य प्रदेश के साथ अटैच था तो आपको कुछ भी काम के लिए भोपाल जाना पड़ेगा, ये जो ट्राइबल एरिया था। तो इसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि भाई ये जो नेग्लेक्टेड लोग हैं तो उनको अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। अब है प्रमोट्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्गर फेडरलिज्म। ये भी एक फ़ायदा है रीजनलिज्म का कि जब प्रेशर डालते हो तो फिर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होने लगता है, आपके लोकल अथॉरिटी को, लोकल लीडर्स को वैल्यू मिलता है, और इससे क्या होता है कि फेडरलिज्म हमारा जो संघ, हमारा जो भारत है वो स्ट्रांग बनता है। प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व रीजनल लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर। ये तो रीजनलिज्म की सबसे अच्छी बात है ना, कि हमारा रीजनल लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर ये सब प्रोटेक्ट हो पाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रीजनलिज्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नेशनल वाइड ये इस तरह का वो अगर कोई सिस्टम होता या अवेयरनेस होती या लोगों को इंक्लूड किया जाता। इनकरेज लोकल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, है ना, रीजनलिज्म के प्रेशर से लोकल्स को गवर्नेंस में पार्टिसिपेट किया जाता है। ब्रिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इनटू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। तो ये भी होता है कि हमने एक, मान लो ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन वाले लोग थे, लेकिन हमने अपने रीजन में, अपने टेरेन में एक अपना ग्रुप बना लिया और अपनी बातों को स्ट्रांगली रख रहे हैं, तो आपको मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिल पाता है। क्रिएट्स प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग रीजनल स्पेसिफिक इशूज़, कि पर्टिकुलर मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम है और इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सकते हो। स्ट्रेथन ग्रास रूट डेमोक्रेसी थ्रू रीजनल पार्टीज़। ये भी हुआ है कि अगर रीजनल पार्टीज़ नहीं होती तो हमारी डेमोक्रेसी, चूँकि नेशनल पार्टीज जो है उनका जो मैकेनिज्म है वो बहुत बड़ा है, तो बहुत छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हैं उसको वो नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये जो रीजनल पार्टी है ये एकदम छोटी छोटी बातों तक चले जाते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा मिला कि हमारी डेमोक्रेसी और हमारा इंडिया काफ़ी स्ट्रांग हुआ। रीजनलिज्म का एक गुड इफेक्ट है। अब निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि हाइपर रीजनलिज्म जो है वो नेशन को फिर परेशानी में डालेगा, उसकी इंटीग्रिटी को। रीजनल इंटरेस्ट ऑप्शन ओवरराइड नेशनल इंटरेस्ट। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर परेशानी होगी, नहीं हम तो एक नागा देश बनाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। या हम मान लो कि हम एक तमिल देश बनाएंगे, तो फिर ये जैसे अफगानिस्तान, पंजाब वाले कह रहे हैं कि हम खालिस्तान बनाएंगे। नेशन प्राइड होना ठीक है कि वी आर सिख पंजाबी, है ना, ये अच्छी चीज़ है, बट हम ये इंडिया से ही अलग होकर एक अलग कंट्री बना देंगे तो गड़बड़ है। अब है यहाँ पे थ्रेटन इंडिया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट अभी जो मैंने बताया। क्रिएट्स इंटर-स्टेट कॉन्फ्लिक्ट ओवर बॉर्डर वाटर एंड रिसोर्सेज। ये देखने को आपको मिला मणिपुर नागाओं के बीच में जो झगड़ा हुआ था, इसका रास्ता वो रोक दिए, उसका रास्ता वो रोक दिए थे। या फिर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक अपने कन्नड़ आइडेंटिटी को लेके काफ़ी एग्रेसिव है, वो अपने तमिल आइडेंटिटी को लेके काफ़ी एग्रेसिव है। या फिर यहाँ महाराष्ट्र में आपको देखने को मिला, या फिर 1980s में 90s में असम में देखने को मिला था कि जो नॉन असमीज़ हैं उनको मारो, भगाओ, जला दो, ये तमाम तरह की चीज़ें हुई थी। कॉज कम्युनल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स, ये देखने को मिला ही। मी मराठी मानुस मैंने कई बार बोला है, मुझे बस एक यही लाइन याद है उसका, मराठियों का, कि मी मराठी मानुस। तो यहाँ पे ये है लिंग्विस्टिक राइट्स हो जाते हैं कि हिंदी वालों को मारो, जो नॉन मराठी है उसको पीटो, या जो नॉन कन्नड़ा बोल रहा है उसको पीटो। तो यहाँ पे राइट्स होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। लीड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ड्यू टू कोलिजन गवर्नमेंट्स। तो ये एक समस्या है कि अगर रीजनल पार्टी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और कोलिजन गवर्नमेंट होता है तो फिर स्टेबिलिटी खतरे में हो जाती है। छोटे छोटे मुद्दे पे सरकार से समर्थन वापस हो जाएगा। इनकरेज आइडेंटिटी बेस्ड रादर देन डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स। तो रीजनलिज्म का ये नुकसान क्या है कि आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ज़्यादा हो जाता है देन डेवलपमेंट और तमाम तरह की बातों को की जगह पर। समटाइम्स यूज बाय लीडर्स फॉर
पर्सनल और पार्टी गेन। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि रीजनलिज्म को बढ़ावा देने में पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने मतलब इंटरेस्ट को देखते हैं, ना कि उस पर्टिकुलर एरिया के किसी मैटर को एड्रेस करते हैं। तो इसके लिए उसको खाद पानी देते हैं कि रीजनलिज्म का ये जो पेड़ है, ये पौधा, ये फले फूले आगे बढ़े ताकि मैं इसका फसल काट सकूं। अब है कि रीजनलिज्म एंड नेशनल चैलेंजेज। तो रीजनलिज्म और नेशनल चैलेंजेज में क्या प्रॉब्लम आता है? रीजनलिज्म हैज लेड टू वायलेंट सेपरेटिस्ट डिमांड्स, जैसे खालिस्तान, उल्फा, JKLF, ये तमाम लोग देखने को कि हाइपर रीजनलिज्म जब होगा और बहुत एम्बिशियस लीडर्स उसमें आ जाएंगे, क्यों ना हम अपना एक अलग देश ही बना लें। तो भाई साहब, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है कि इंडिया को तोड़ के अलग कंट्री तो इस जन्म में तो नहीं बन पाएगा, चाहे जितनी ताकत और जितना जनरेशन लगाना है लगा दो। नक्सलाइट मूवमेंट है ना, एक समय ऐसा था कि आधा इंडिया नक्सलाइट मूवमेंट से था इफेक्टेड, सब रफा दफा हो गए, अब कुछ पर्टिकुलर एरिया में बच गया। तो ये रीजनलिज्म का जो एक्सट्रीम वर्जन है उसमें ये है कि सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है अलग कंट्री की डिमांड करने लगते हैं और यहाँ से फिर गवर्नमेंट इसको फिर बर्दाश्त नहीं करती है। रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूट रिमेन अनरिजॉल्व फॉर डेकेड्स। कर्नाटका तमिलनाडु वाला जो ये रिवर वाटर है मैटर है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह घूम गया, फिर भी कोई मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है ना। या फिर पंजाब हरियाणा के बीच में भी वाटर को लेके इशू है। बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड फेडरल कोऑपरेशंस। बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन भी है बहुत जगह पे, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं खास करके नॉर्थ ईस्ट में तो ये देखने को खूब मिलता है, तो उससे भी समस्या पैदा होती है। माइग्रेशन रिलेटेड टेंशन डिस्ट्रीब्यूट सोशल हारमोनी, यहाँ का लोग वहाँ भाग के जा रहा है, वहाँ का लोग वहाँ भाग के जा रहा है, तो इससे भी लोकल हारमोनी जो है वहाँ के लोगों का परेशानी में होता है, वो थ्रेटन फील करने लगते हैं वहाँ के जो लोकल। अब अचानक से आप ही सोच के देखो कि आपके एरिया में अचानक से बहुत सारे कोई दूसरे एरिया के लोग आके रहना शुरू कर दे और फिर आपको ही वहाँ पे माइनॉरिटी जैसा फीलिंग आने लगे, तो फिर आपके अंदर तो गुस्सा आएगा कि भाई यहाँ पे हमारे दादा परदादा पुरखे रहे हैं और तुम हमें आके यहीं पे हमें ही माइनॉरिटी फील करवा रहे हो। तो फिर तो लड़ना पड़ेगा, फिर तो आपको यहाँ से भगाना पड़ेगा। और इसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश कर लेती है, ऑर्गेनाइज कर देती है, तो समस्या बढ़ जाता है। रीजनल पार्टी इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिसी बाय बार्गेनिंग इन कॉलिजन गवर्नमेंट। तो रीजनल पार्टी को इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिसीज़, रीजनल पार्टीज़ ये फ़ायदा खूब उठाती हैं। जब गठबंधन की सरकार थी तो अपने रीजनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट की हाथें मरोड़ी जाती थी कि भाई मेरे लिए ये योजना बनाओ, नहीं तो मैं समर्थन वापस ले लूँगा। एक समस्या थी। एक्सेसिव रीजनलिज्म फ्रेगमेंट्स डेवलपमेंट प्लानिंग है ना, बहुत ज़्यादा रीजनलिज्म फिर परेशानी का कारण हो जाता है। इट चैलेंज द आइडिया ऑफ इंडिया एज वन नेशन। सबसे बड़ी ये समस्या आ जाती है रीजनलिज्म की, अगर बहुत ज़्यादा रीजनलिज्म बढ़ेगा तो वन नेशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट तो धरा के धरा रह जाएगा ना। अब है कि रीजनलिज्म एंड सोशल एम्पावरमेंट, इसको देखते हैं। एक तो फ़ायदा होता ही होता है सोशल एम्पावरमेंट में, कम्युनलिज्म का भी फ़ायदा है। कोई भी चीज़ जो पर्टिकुलर एक एरिया या एक लोगों किसी भी तरह के पीपल को ऑर्गेनाइज करती है, उसको एम्पावर्ड करती है, तो सोसाइटी के लिए बेहतर है। अब यहाँ पे रीजनल वुमेन ऑफ्टन एम्पावर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म ऑफ्टन ओवरलैप। अच्छा, कहाँ चले गए हम लोग? हाँ, रीजनलिज्म मूवमेंट ऑफ्टन एम्पावर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, कि जो अंतिम पर्सन है ना, वो पर्टिकुलर हो सकता है कि मेन स्ट्रीम में ना हो, तो उसको इससे फ़ायदा मिलता है कि वो एम्पावर्ड हो जाता है, क्योंकि वो अपना एक छोटा सा कम्युनिटी बना। जैसे गोरखालैंड वाला मामला है, तो बंगाल एक बड़ा स्टेट है, तो उसमें हो सकता है कि इनकी मांग उतनी, दार्जिलिंग ओरिएंटेड जो गोरखाज हैं उनकी उतनी मांग बातें नहीं सुनी जाती होंगी, तो उन्होंने अपने आप को यूनाइटेड किया, अब उनकी बात सुनी जाती है। अब है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, छत्तीसगढ़ तेलंगाना गेव वॉइस ऑफ द नेग्लेक्टेड पीपल। मैंने आपको बताया था कि झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, इस एरिया में जो ट्राइब्स थे वो जो बड़े स्टेट में इंक्लूडेड थे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, झारखंड बिहार में था, तो इनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, इन तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पा रहा था। जब छोटे स्टेट बने तो कम से कम पहले से तो बहुत बेहतर स्थिति है। लिंग्विस्टिक राइट्स एंड ऑटोनॉमी स्ट्रेंथन कल्चरल सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जो लिंग्विस्टिक राइट्स है
है ना, और कल्चरल एक्टिविटी जो है वो लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है अपने रीजन में चीज़ों को करने में, लोगों को एम्पावर्ड होने में। रीजनल पार्टीज ब्रिंग लोकल इशूज इन नेशनल स्टेज, ये फ़ायदा होता है। जैसे कि आप देखते हो अभी एनसीपी वाला या फिर जेडीयू वाला, आरजेडी वाला, या फिर और भी जो भी रीजनल पार्टी है, वाईएस, वो क्या नाम है उनका, तेलुगु देशम पार्टी अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट में सपोर्ट में, या डीएमके, एडीआईएमके, या जनता दल, बीजू जनता दल, ये तमाम लोग जो था अपनी छोटे छोटे इशूज़ को भी नेशनल प्लेटफॉर्म पे कह पाते हैं क्योंकि वो एक रीजनल पार्टी है। बट एक्सट्रीम रीजनलिज्म समटाइम्स एक्सक्लूडेड माइनॉरिटी विद इन द रीजन। तो ये एक समस्या आती है कि अगर एक्सट्रीम रीजनलिज्म है तो माइनॉरिटी उस एरिया में, मराठी एरिया में कोई नॉन मराठी है तो उसको एक्सक्लूड फील कराया जाता है, महसूस होता है। इंट्रा रीजनल इनइक्वालिटी कैन वर्सन इफ पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। ये कह रहा है कि इंट्रा रीजनल इनइक्वालिटीज जो है वो वर्स्ट हो जाता है जब पावर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो उसमें एक समस्या आती है। दोज रीजनलिज्म कैन बोथ एम्पावर्ड एंड मार्जिनलाइज साइमल्टेनियसली। रीजनलिज्म कैन बोथ empowered एंड मार्जिनलाइज साइमल्टेनियसली। सोशल एम्पावरमेंट में रीजनलिज्म जो है वो फ़ायदा पहुंचाता है, जो सोसाइटी के सबसे अंतिम लोग हैं उनको भी ये फ़ायदा बेनिफिट देखने को मिलता है। अब है कि रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, इस तीनों को अटैच करते हैं तो क्या निकल के आता है कि ये अटैच तो हो ही सकता है, और ये अटैच भी हो सकता है। कैसे देखते हैं। रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म ऑफन ओवरलैप इन डिवाइसिव पॉलिटिक्स। ये तो जनरली होता है कि कम्युनलिज्म जो होगा ना वो नेशन वाइड तो होता ही है, लेकिन मेजोरिटी में जो कम्युनलिज्म है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से अटैच होता है। तो ये एक वो कनेक्शन है। बोथ आर बेस्ड ऑन नैरो ग्रुप आइडेंटिटी एंड प्रीजुडिस। ऑब्वियस सी बात है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में तो रीजनलिज्म हो गया, और उस एरिया में जो मेजोरिटी हो सकता है माइनॉरिटी लोग हों, जो भी है, अगर किसी कम्युनल बेस्ड ग्रुप में है तो ये देखने को मिलता है। रीजनलिज्म कैन वीकेन सेकुलरिज्म इफ यूज टू एक्सक्लूड माइनॉरिटीज। कह रहा है कि अगर रीजनलिज्म में सेकुलरिज्म कमज़ोर होगा तो माइनॉरिटी उससे बाहर हो जाएगा। आप तो एक टेरेन की बात कर रहे हैं कि इस एरिया में रहने वाले सारे लोग, अब मान लो इस एरिया में सारे नागा रहते हैं, राइट, तो ये रीजनलिज्म हो गया। लेकिन इन नागाओं में भी मान लो कुछ मैतई रहते हैं या कुकी रहते हैं, राइट। अब इनके राइट्स, इनके एम्पावरमेंट का क्या। तो यहाँ पे अगर सेकुलर कॉन्सेप्ट होगा, कम्युनल कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी कास्ट, जाति, रिलीजन को लेके, तब तो ये सबको एक साथ रखेंगे। बट अगर इसमें कम्युनल एस्पेक्ट ऐड होगा, सेकुलर एस्पेक्ट कम होगा, तो इसमें जो और है वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इससे उनको एक्सक्लूडेड फीड होगा, किसको, माइनॉरिटी को। तो ये एक देखने को मिला है। एट टाइम रीजनल प्राइड कंसिस्ट विथ प्लुरलिज्म एंड सेकुलर वैल्यूज, है ना, कि मेजोरिटी में जो लोग चाहते हैं उसकी बात हो रही है। एक्सेसिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इरोड्स नेशनल यूनिटी एंड सेकुलर आइडल्स। एक ये देखने को मिलता है बार बार कि पहले तो ये शुरुआत होता है अच्छे मॉड में, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एक्सेसिव रीजनलिज्म की बात होने लगती है कि हाँ ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और फिर जब आपकी सारी डिमांड्स पूरी नहीं होती है, और उस कंडीशन में जब आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर आता है या आपका पॉलिटिकल एम्बिशन चेंज हो गया, तो आप नेशन से ही बगावत करने, नेशन की इंटीग्रिटी को ही चैलेंज कर देते हो। तो ये एक बड़ी समस्या आती है। इंक्लूसिव फेडरलिज्म एंड हार्मोनाइज रीजनल एंड नेशनल इंटरेस्ट। ये भी देखने को मिलता है। बैलेंसिंग रीजनल एस्पिरेशन विथ सेकुलर प्रिंसिपल इज एसेंशियल। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि रीजनल एस्पिरेशन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर नेशनल इंटीग्रिटी को ही आप चैलेंज कर देते हो। अब है कंक्लूजन क्या है इसमें, वे फॉरवर्ड आप इसको क्या ले सकते हैं। रीजनलिज्म इज अनअवॉइडेबल रियलिटी इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सबों के राइट को
सबों को डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में सबका ख्याल रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये है कि ये है, था और रहेगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ओहो, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एम्पावरमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है किसको, उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों को एम्पावर्ड करने का, और उससे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, और वहाँ के लोगों का कल्चर जो है उसका प्रिजर्व कर सकते हैं। रीजनलिज्म के ये फ़ायदे हैं। बट अनचेक्ड रीजनलिज्म थ्रेटन यूनिटी एंड गवर्नेंस। यही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्या, कि अगर ये ज़्यादा हो गया, हाइपर हो गया, या फिर बैड एलिमेंट्स इसमें इन कर गए, तो ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। अब है सॉल्यूशन इंक्लूड इक्विटेबल डेवलपमेंट, कल्चरल एक्सचेंज, स्ट्रॉन्गर फेडरलिज्म एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज़। तो इसमें क्या है कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप चाहते हो कि ये ना हो या कम हो, तो सबों का डेवलपमेंट आप करें, कल्चरल एक्सचेंज हो लोगों के बीच में, स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म सिस्टम को आप डेवलप करें, और इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को बनाएं, तो ये रीजनलिज्म उस फॉर्मेट में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी रहेगा ही। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कोऑपरेट एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। अगर सेंटर और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को कम कर देती है, तो उस कंडीशन में रीजनलिज्म उस तरह से फ्रेगमेंटेशन उसका नहीं हो पाएगा, रहेगा। हो सकता है कल्चरल फॉर्मेट में रहे, हो सकता है लैंग्विस्टिक फॉर्मेट में रहे, लेकिन कम से कम उसका वो इंटेंसिटी नहीं होगी। नेशनल आइडेंटिटी शुड बी स्ट्रेंथेंड अलोंगसाइड रीजनल प्राइड। तो ये होना चाहिए कि नेशनल आइडेंटिटी भी हो और लोकल आइडेंटिटी भी हो, दोनों का अपना प्राइड हो। ए बैलेंस बिटवीन रीजनल एस्पिरेशन एंड नेशनल यूनिटी इज द की ऑफ इंडियाज स्टेबिलिटी। तो बुराई नहीं है, आप अपना जो उसमें रहते हो, आपके पास जो अपना नेशनल इंटीग्रेशन है, ये है रीजनल प्राइड है, वो भी अच्छी बात है। और आपके पास जो रीजन का प्राइड है कि आई एम असमीज़, आई एम बंगाली, आई एम तमिल, आई एम तेलुगु, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन इसमें यह है कि दोनों के बीच में एक बैलेंस रहना चाहिए। मी मराठी मानुस बोल के कल के डेट में कुछ और नहीं हो, जैसे कि पंजाब से सिख, सिख से अब खालिस्तान, जो भी वो फर्जी लोग थे, वो बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो आपने अभी देखा क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कि रीजनलिज्म को कैसे उसके कॉजेज़ क्या है, वो कैसे वर्क करता है, उसके बैड वैल्यूज़, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, कंक्लूजन क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।